लगता है ये लोग सीरियस नहीं, क्या करते हैं। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, प्रिया रंजन आंसर कर रही हैं, अंगद, संतोष ये आंसर कर रहे हैं। थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है और ये सीजीएल में आ चुका है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है ये। शशिकांत, चलिए अब हम आपको बताते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया है। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्ष में k गुना होती है, ठीक है, तो 30 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी। तो k जो है यहां पर वो आपका जो दे रखा है वो आपका क्या दे रखा है। पहले आपको अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो आप थोड़ा लॉजिकली सोचिए, k गुने का मतलब क्या होता है। k गुने का मतलब ये होता है कि अगर हम 1 रुपए देते हैं तो 1 का k टाइम्स k हो जाएगा, कितने सालों में हो जाएगा, 5 सालों में, ठीक है। फिर इसका k टाइम्स करेंगे, k स्क्वायर हो जाएगा, कितने सालों में, 5 सालों में, यानी कि 10 सालों में। अब आप सोच सकते हैं फिर k टाइम्स करेंगे तो k की पावर 3 हो जाएगा, कितने सालों में, अगले 5 सालों में, कितने हो गए, 15, 15 गुना 15 साल हो गए, 30 साल की बात हो रहा है। तो अब आपको समझ में आ जाएगा, वैसे चाहो तो आगे भी कर सकते हो कि फिर इसका k टाइम्स करेंगे, k की पावर 4 होगा और 5 साल और हो जाएंगे। फिर इसका भी k टाइम्स करेंगे तो k की पावर 5 होगा, 5 साल और हो जाएंगे। फिर इसका k टाइम्स करेंगे तो k की पावर 6 होगा, 5 साल और हो जाएंगे। और आप नोटिस करेंगे 1 2 3 4 5 6 30 साल हो चुके हैं और 30 साल में ये k की पावर 6 गुना हो चुका है। तो लॉजिकली समझने के लिए तो ये बेस्ट है। लेकिन आप मल्टीप्लाई में बढ़ रहा है, मतलब हर बार k का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप ये समझ सकते हैं कि टाइम जो है वो आपको 5 साल दिया है और 5 को 30 साल पूछा गया है। तो 5 साल में अगर k टाइम्स होता है तो 30 करने के लिए 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और हम जानते हैं, थोड़ा ध्यान से अगर आप देखेंगे, पीछे जाएंगे तो आप जब क्वेश्चन को देखेंगे तो जो मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे यहां पर आपका टाइम में 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो 2 की पावर 4 है। ऐसे ही यहां पर अगर टाइम में 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 साल में 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो जितने भी दिन गुना दिया है उसकी वो पावर है। ऐसे ही यहां पर 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पावर 4 है। तो समय में जो मल्टीप्लाई होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पावर में हो जाता है। तो आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, अगर टाइम में 6 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये k की पावर क्या हो जाएगा, 6। दोनों ही तरीके से समझ लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, गलती होने के चांसेस इसमें रहते हैं। अद्वितीय भाई अपडेट हो, सीएचएसएल पर प्री भी क्वालिफाई हो गया है, सीजीएल मेंस 8 जुलाई को है, 8 जुलाई को, 8 जुलाई तो आई एम ग्रेट थैंकफुल टू यू भाई, थैंक यू जसबीर जी, थैंक्स अ लॉट आपके इस प्यार के लिए। अच्छी बात है, सबसे पहले आपको कांग्रेचुलेशन आपका सीएचएसएल क्वालिफाई होने के लिए, और बहुत बड़ी बात है, एक बार दोबारा से अपनी, जैसे एक्स सर्विसमैन होने के बाद आप दोबारा से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, थोड़ा टफ होता है लेकिन आप अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो इसे नोट कर लीजिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे आप सबके, बस डेडिकेटेडली पढ़ते रहिए, भगवान आप सबको सफलता दे। तो क्या आपको ये क्लियर है, क्योंकि अब हम इसके मेन क्वेश्चन की ओर बढ़ने वाले हैं। ये बेसिक क्वेश्चन थे और ये बेसिक एग्जाम्स में, हाँ 8 अगस्त बेसिक एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं बेसिक एग्जाम्स में। लेकिन अगर यही क्वेश्चन सीजीएल वगैरह में आपसे पूछता है तो सीजीएल वगैरह में अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे कैसे पूछेगा, हम उसकी ओर बढ़ते हैं। तो यहां तक सबको क्लियर है ना, क्योंकि अब हम इसका मेन क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं। ये मेन क्वेश्चन है लेकिन है आसान, बताते हैं लकी आपको, अभी लास्ट में बताते हैं, अभी फिलहाल इन पे फोकस करते हैं। कभी कभी एग्जाम नहीं निकलता है तो उसमें डिमोटिवेट नहीं होना है, बल्कि अपने पॉइंट्स फोकस करें। जैसे हम मैथ्स बहुत पढ़ लेते हैं लेकिन हम जीएस पर नहीं पढ़ते हैं, तो आपको सब सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं। जैसे कि आज मॉर्निंग में एक बैच में पढ़ा रहे थे, सीएचएसएल में उसके 50 मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 है, लेकिन उसकी जीएस बहुत खराब है, उस वजह से 139 नंबर है, उसका रह गया। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप एक सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा वीक हैं और वहां बिल्कुल ही वर्क नहीं कर रहे हैं तो भी दिक्कत है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का मतलब ये होता है कि आपको हर एग्जाम पे, हर सब्जेक्ट पे फोकस करना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है हमारा, उसे हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन जिसमें इंटरेस्ट नहीं होता हम उसको अवॉइड कर देते हैं। तो ये बहुत खतरनाक चीज है। अब आप पहले वाला टाइम नहीं है, 10 साल पहले तो अवॉइड कर देते थे, आजकल आप जीएस को अवॉइड नहीं कर सकते, रीजनिंग तो खैर आप कर लेते हैं, अवॉइड करते भी नहीं है, इंग्लिश को अवॉइड नहीं कर सकते, मैथ्स को अवॉइड नहीं कर सकते। खुशी में अगस्ती जुलाई हो गया, कोई बात नहीं। मेरा जीएस में 7 नंबर था, सीएचएसएल में बिल्कुल प्रवीण ऐसा बहुत होता है, मैथ्स में 25 25 सही थे क्वेश्चन, मतलब 25 नंबर थे, 25 सही होंगे क्वेश्चन आपके। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, तो इन चीजों पर ध्यान दीजिए, जिस जो आपका वीक पॉइंट है उस पर वर्क कीजिए। डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये कोई 10+2 का एग्जाम नहीं कि पहली बार नहीं क्वालिफाई होना जरूरी है, फेल हो गए, इसमें फेल नहीं होते हैं, इसमें आप सीखते हैं, फेल होना भी आपको सिखाता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसा नहीं है कि आपने दिया और एकदम से क्वालिफाई हो गया, होता है बहुत बच्चों का, लेकिन होता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं होता है तो ये नॉर्मल है। आप दोबारा चलिए, तीसरी बार पढ़िए, चौथी बार पढ़िए, तब तक पढ़िए तब तक सफलता ना मिल जाए, और 100% आपको सफलता मिलेगी, आप लगे रहिए, ठीक है। तो बिल्कुल बिल्कुल आप यहां पर डिमोटिवेट ना हो, बल्कि आप उस पॉइंट को सर्च करें, अपने अंदर खोजें जो आपका वीक पॉइंट है, जहां पर आपका स्कोर नहीं होता है, फिर उस पॉइंट पे वर्क करें। जब तक हमें अपना वीक पॉइंट नहीं पता होगा हम उस पर काम नहीं करेंगे, और काम नहीं करेंगे तो इंप्रूवमेंट कभी नहीं होगा, और फिर आप बार बार फेल होंगे। तो जो अच्छा है उस पर कंटिन्यू लगे रहें, लेकिन जो वीक है उसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दें, ठीक है। कल मैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें फेल होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप फेल हो गए तो आपने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। भाई ये आप अपने घर वालों को भी मेंटली प्रिपेयर कर दीजिए और खुद भी मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि पहली बार में अगर निकल गया तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। निकालते हैं बच्चे, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो निकालते हैं। लेकिन कई बार बच्चे ऑनलाइन टेस्ट वगैरह नहीं देते हैं तो पता नहीं होता है कि हमारी कमजोरी क्या है।
या फिर उनको प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता स्टडी के लिए, एग्जाम हो गया और वो प्रॉपर नहीं पढ़ पाए, टाइम कम था, तो उस कंडीशन में भी रह जाता है। तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप और अच्छे के लिए प्रिपरेशन करिए, अच्छा होगा, होगा सिलेक्शन। कॉम्पिटिशन में ये होता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके मनीष, चलिए फिलहाल ये देखिए, अभी इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। ये आपके मेन क्वेश्चन है प्रिंसिपल, अमाउंट और टाइम के। तो अगर क्वेश्चन प्रिंसिपल, अमाउंट और टाइम में कुछ अच्छे एग्जाम में पूछेगा तो अब 7-8 क्वेश्चन है, इनमें से कोई आएगा, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। ये देखो, अ सम ऑफ मनी बिकम्स अमाउंट टू रुपीज 45,000 एट द एंड ऑफ 3 years एंड रुपीज 75,000 एट द एंड ऑफ 6 year। इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट इज द सम ऑफ मनी एंड अमाउंट एट द एंड ऑफ 9 year। हमको छोड़ने के बाद बहुत प्रॉब्लम हो रहा है और मैं एमपी पुलिस में हूं तो फिर से पढ़ाई। राज, पहले मैं YouTube से पढ़ता था, क्वेश्चन नहीं बनते थे, अब सब क्वेश्चन हो रहे हैं हर सब्जेक्ट के। अच्छी बात, YouTube पे सिस्टमैटिक नहीं हो पाता ना, इसलिए दिक्कतें होती हैं। हाँ, जॉब के साथ पढ़ना, पुलिस की जॉब के साथ पढ़ना तो राज सच में बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। अगर आप पुलिस की जॉब करते हैं, एमपी पुलिस में हैं और फिर भी आप स्टडी कर रहे हैं तो सच में टिपिकल टास्क है, लेकिन बहुत बच्चे करते हैं और बहुत निकलते भी हैं। आप लगे रहिए, लाइफ बहुत, फ्यूचर बहुत ब्राइट है आपका। अब देखो, अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कोई राशि 3 वर्ष के अंत में 45,000 और 6 वर्ष के अंत में, यानी कि हमें अमाउंट जो दिए हैं वो 2 अमाउंट दिए हैं। 3 साल का अमाउंट दिया है 45,000 और हमें 6 साल का अमाउंट दिया है 75,000। हमसे 9 साल का अमाउंट पूछा है और हमसे प्रिंसिपल पूछा है। तो हमसे ये 2 चीजें पूछी गई हैं, एक तो हमसे प्रिंसिपल पूछा है और एक हमसे 9 साल का अमाउंट पूछा है। अब थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आप समझ जाएंगे कि ये तो भैया बच्चों वाली चीजें हैं, क्या है ये तो कुछ था ही नहीं। क्यों नहीं था? देखो, अब हम चलते हैं पिछले क्वेश्चन की ओर, लेकिन उससे पहले हम यहां पर एक चीज नोटिस करते हैं कि प्रिंसिपल और इस अमाउंट में, ध्यान से देखिएगा कितना आसान है। प्रिंसिपल और इस अमाउंट में कितने साल का गैप है? 3 साल का। यहां पर भी कितना गैप है? 3 साल का। ये प्रिंसिपल, ये 3 साल का अमाउंट, फिर 6 साल का अमाउंट, फिर 9 साल का अमाउंट, यानी कि इन सब में जो गैप है वो कितने कितने साल का है? 3-3 साल का है। यानी कि इन सभी में गैप जो है वो इक्वल है, इन सभी में गैप जो है वो इक्वल है, सब में 3 साल का गैप है। अब हम चलते हैं पीछे, तो हम नोटिस करते हैं कि अगर सब में गैप आपका सेम है, ये 5 साल, ये 5 साल, ये 5 साल, ये 5 साल, तो हम नोटिस करते हैं कि गैप सेम है। तो अगर यहां पैसा डबल हो रहा है तो यहां भी डबल होगा, यहां भी डबल है और यहां भी डबल है। यानी कि अगर हमें बराबर समय के लिए पैसे को जमा करें तो जितने गुना पैसा यहां पर होगा, अगले उतने ही टाइम में उतना ही गुना यहां पर, उतना ही यहां पर, उतना ही यहां पर, यानी कि सेम मल्टीप्लाई में वैल्यू बढ़ेगी। ध्यान दीजिएगा, अगर समय आपको बराबर दे दिया जाए तो पैसा जितने गुना यहां पर है उतने ही यहां, उतने ही यहां, उतने ही यहां। यानी किसी एक की वैल्यू पता हो तो किसी भी एक की वैल्यू पता होगी तो वही हर जगह होगा। इतना सा लॉजिक है और क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है। अब हमारे अगला क्वेश्चन जब हम देखते हैं तो हम यहां पर देखते हैं कि यहां पर सभी में 3 साल का गैप है और 3 साल का गैप है तो जितने टाइम्स पैसा यहां पर होगा उतने ही टाइम्स यहां पर, उतने ही यहां पर। तो कोई एक निकल जाए तो तीनों निकल जाएंगे। कोई एक हम कौन सा निकाल सकते हैं? ये वाला। तो अगर हमें ये पता करना है कि 45,000 में कितने का मल्टीप्लाई करें, है ना, कितने का मल्टीप्लाई करें कि ये हमें 75,000 रुपए हो जाए, तो इसके लिए आपको 75,000 को 45,000 से डिवाइड करना होगा, यानी कि 5/3। तो जब कभी भी आपको यह पता करना है कि ये पैसा कितने गुना हुआ है तो अगली वाली वैल्यू को पिछले वाली वैल्यू से डिवाइड कर दो, तो 5/3। और अगर यहां 5/3 है तो ये पैसा भी 5/3 गुना हुआ है, यानी कि प्रिंसिपल का 5/3 गुना 45,000 है। और अगर प्रिंसिपल का 5/3 45,000 है तो यहां से प्रिंसिपल तो निकल गया, कितना? 27,000। सिमिलरली यहां पर भी 3 साल का गैप है तो यहां पर भी पैसा 5/3 गुना होगा। तो अगर आपको 9 साल का अमाउंट निकालना है तो 75,000 का 5/3 करने पर 9 साल का अमाउंट आ जाएगा और वो हो जाएगा 1,25,000 रुपए। अब बताओ, अब आप खुद ध्यान से देखो और हमें बताओ, क्या आपको इससे आसान क्वेश्चन कहीं मिल सकता है? खुद देखिए। आपकी थोड़ी हिंट से हम डेंजरस क्वेश्चन करते हैं। अच्छी बात है मंजीत, एक बच्चा कहता है मुझसे इजी क्वेश्चन नहीं होते, टफ कर लेता हूं। अच्छी बात है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? इजी क्वेश्चन नहीं कर पाता कह रहा है और मैं टफ क्वेश्चन कर लेता हूं। चलिए, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, या तो आपसे प्रिंसिपल पूछेगा या अमाउंट पूछेगा, और यहां टाइम का गैप सेम होता है। तो टाइम का गैप सेम होता है तो अब चुटकियों में ऐसे ऐसे कर लेंगे। अब ये खत्म, प्रिंसिपल अमाउंट पे अब कुछ नहीं है, अब बस प्रैक्टिस करनी है। हम आपको 2-3 क्वेश्चन कराते हैं, आप सभी कर लेते हैं, खत्म है। कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था आप खुद देखिए। 3 साल में सीआई 30,000 रुपए हो गया है तो ऐसे करें तो, मतलब नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। 3 साल में 30,000 रुपए ऐसे मत कर देना। 3 साल में 30,000 तो 1 साल में 10,000, सीआई अलग अलग होता है। थैंक यू सो मच लकी। चलो, तो आप लगे रहिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो। अब बताओ कैसे चुटकियों में होगा। अब आराम से सुकून से करते रहो, अब दम नहीं है क्वेश्चन में। A sum of money becomes amount to rupees 90,000 at the end of 4 years and 162,000 at the end of 8 year। कोई राशि 4 वर्ष के अंत में 90,000 और 8 वर्ष के अंत में 1,62,000 हो जाती है। तो 4 साल का अमाउंट दे रखा है, वह राशि पूछी है। तो आपका कोई प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल के बाद 4 साल का अमाउंट दे रखा है 90,000 रुपीज, और फिर आपको 8 साल का अमाउंट दे रखा है 162,000 रुपीज। अब देखो यहां पर बस एक गेम कर सकता है कि हम यहां पर वैल्यू थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं जिससे रेशियो निकालने में आपको टाइम लगे, बाकी इसमें कोई गेम नहीं हो सकता। 9 साल में 75,000 प्लस 30,000 कर दें, करो,
तो महान आत्मा, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या इंटरेस्ट हर साल सेम होता है जो आप ऐसे कर दोगे कि पहले 3 साल में अगले 3 साल में बराबर होगा? तो आपको बस ये पता करना है कि ये पैसा कितने गुना हो रहा है। तो इसके लिए 162 को आप 90 से डिवाइड करेंगे तो 18 पंजे 18 अट्ठे नहीं 18 9 जा, तो ये पैसा आपका 9/5 गुना हो रहा है। तो यहां प्रिंसिपल का 9/5 जो है वो 90,000 है। तो इस हिसाब से प्रिंसिपल आपका 50,000 है। ये आंसर। कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल पैसा सेम नहीं होता, इंटरेस्ट सेम नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपको अमाउंट पर मिलता है। तो आप ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकते कि यहां पर आपको 72,000 का मिल रहा है तो प्रिंसिपल में निकालने के लिए 72,000 माइनस कर दो। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो आप कर सकते थे, कंपाउंड में मेरे भाई बिल्कुल नहीं कर सकते। आंसर्स आ गए सबके? आसान नहीं है ये कंपाउंड इंटरेस्ट का लास्ट पैटर्न है। कंपाउंड इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, पहले इंटरेस्ट वाला था, कल रेट ऑफ इंटरेस्ट कराया, आज ये प्रिंसिपल अमाउंट चल रहा है। कितने आसान क्वेश्चन है, आप देखिए कितने ज्यादा आसान क्वेश्चन होते हैं। और लो अब आप करिए, अब हम आराम करते हैं, आप लोग काम करो। किसी को दिक्कत तो पूछ सकते हो, बस वैल्यू थोड़ी प्लस माइनस कर सकता है रेशियो निकालने में, मतलब थोड़ी कैलकुलेशन इजी और थोड़ी टफ। A sum of money becomes amount to rupees 39600 at the end of 2 years and 47520 at the end of 4 years. If interest compounded annually, what is the sum of money? 2 वर्ष और 4 वर्ष का अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल पूछा है। ये जरूर चेक कर लेना, टाइम का अंतर सेम होना चाहिए। 2 साल का अमाउंट और आपको 4 साल का अमाउंट दिया है। 2 साल का है 39600 और 4 साल का है 47520। करिए, कर सकते हो अब आप लोग। पहले खत्म तो होने दो प्रवीण ये नेक्स्ट वीक में तो 2-3 क्लासेस की अभी लगेंगी। आज फ्राइडे हो गया, फिर रक्षाबंधन छुट्टी हो जाएंगी, तो फिर 15 अगस्त के बाद ही होगा नया टॉपिक आपका। नेक्स्ट वीक में छुट्टियां बहुत है ना, छुट्टियां बहुत क्या है, सैटरडे संडे होता ही है, थर्सडे फ्राइडे आपका उसमें निकल जाएगा रक्षाबंधन में, मंडे फिर आपका आ जाएगा 15 अगस्त का आ जाएगा। चलिए आंसर आ चुका है, लकी का आंसर आ चुका है, विकास बोल रहे हैं बहुत इजी है, गुंजन का भी आंसर आ चुका है। सर मेरे को प्रिंसिपल और अमाउंट पहचानने में दिक्कत होती है। देखो प्रिंसिपल और अमाउंट पहचानने में बिल्कुल दिक्कत नहीं है, आप अगर हिंदी इंग्लिश में किस में पढ़ते हैं उस पर ध्यान दो। आपको देखो सिंपल सी बात है, आप क्वेश्चन को क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है। आप क्वेश्चन को नॉर्मल वे में पढ़ो, पैसा ब्याज पर तो सब लोग देते हैं। तो मनीष आप ये देखिए कि अगर हम आपसे ये कहें कि हमने आपको 25,000 रुपए पैसे दिए, 3 साल के बाद वो 35,000 हो गए, तो 25,000 रुपए हमने दिए, 3 साल के बाद 35,000 हो गए, तो पहले वाला जो होता है, जो ब्याज पर दिया जाता है वो प्रिंसिपल होता है, और जो ब्याज लगाकर हो जाता है वो आपका अमाउंट होता है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपने कौन सा पैसा दिया है और कौन सा पैसा आपको मिल रहा है। तो जो दिया है वो प्रिंसिपल, जो मिल रहा है वो अमाउंट। एक बार क्वेश्चन को सुकून से पढ़ के देखो, 3-4 बार क्वेश्चन पढ़िए तो आपको ये चीजें समझ में आने लगेंगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आंसर सब क्या चुके हैं, अब कितने गुना हो रहा है बस आपको ये पता करना है। तो 47520 39600, जीरो तो भूल ही जाओ। तो 2 से तो कट ही रहा है, 3 से भी कट रहा है ना, 6 से ही काट लें, तो 6 से काट लेते हैं इसको, 6 से 6, 6 से 6 फिर 0, 6 से ये आपका 7 जा 5 और 5 4 7 है, ये 3 9 है, ठीक है। तो 6 6 जा 36, 3 और 6 6 6 जा 36 0, ठीक है। तो 6 7 जा 42, फिर 5 और 9, 6 9 जा, और उसके बाद 1 और 2 6 2 जा। अब हम समझ सकते हैं कि ये हम किससे काट सकते हैं, फिर हम इसको 12 से काट लें, सॉरी 6 से काट लेते हैं 110, और 6 से ये 1 1 और 9 3 और 1 और 2 2। अब ये 11 से 10 और 11 से 12, तो 12 और 10 मतलब ये हो गया आपका 6/5। तो 6/5 टाइम्स यहां पर पैसा हो रहा है, तो यहां पर भी पैसा 6/5 टाइम्स होगा, बस खत्म, ठीक है। अब देख लेते हैं, तो प्रिंसिपल का 6/5 टाइम्स ये है, तो प्रिंसिपल का 6/5 टाइम्स आपका 39,600 है। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 6 से 6 6 से 6, तो 33,000 हो गया आपका, यही आंसर हो गया। यही आ रहा है सबका 33,000, कोई दूसरा तो नहीं आ रहा, कहीं किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही, आसान से क्वेश्चन है। चलिए सबके आंसर आ रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अब तो हम वैसे भी आराम ही कर रहे हैं, काम तो अब आप ही लोग कर रहे हैं चल, जिनका नहीं हुआ है नोट कर लो। अगला क्वेश्चन, तो प्रिंसिपल निकालना आ गया, 3 चीजें सीखनी है, प्रिंसिपल निकालना, अमाउंट निकालना, टाइम निकालना। तो प्रिंसिपल निकालना हम सीख चुके हैं, सीख हम अमाउंट का भी चुके हैं, लेकिन प्रिंसिपल के हम 2 क्वेश्चन और कर चुके हैं। अब हम अमाउंट के क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखो, अब बस हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, बाकी तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं। ये देखिए यहां आपको दिया है कोई राशि 3 वर्ष के अंत में 33, 6 वर्ष के अंत में इतनी, ब्याज की दर इतनी, तो 9 वर्ष के अंत में पूछी है। तो डायरेक्ट लिख दें थोड़ा सा, 3 वर्ष के अंत में, 6 वर्ष के अंत में दिया है, और 9 वर्ष के अंत में आपसे पूछा है। 3 वर्ष के अंत में 33,000, 6 वर्ष के अंत में 39,600, और आपसे ये 9 वर्ष के अंत में पूछा है। कौन बताएगा?
अब तो सोते टाइम भी कर दूंगा सर। अच्छी बात है मंजीत जी। आसान कंपाउंड इंटरेस्ट में देखो, अभी तक आप देखो कहीं पर भी आपको कोई भी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड मिला नहीं मिला। अभी जो कॉम्प्लिकेटेड जो कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको इजी लगेंगे, क्योंकि इसमें जो सबसे टफ पार्ट लगता है बच्चों को वो सीआईएसआई का कॉम्बिनेशन लगता है, वहां अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आप उन्हें भी ऐसे ही कर लेंगे, ऐसे ही। बताओ, अब बताइए महारथियों। मेरे पास पढ़ने के अलावा कोई काम ही नहीं है, मैं फिर भी 4 या 5 घंटे पढ़ पाता हूं सर, मैं क्या करूं, कितने टाइम रिवीजन करें? 4-5 घंटे अगर आप क्लास के बाद पढ़ते हैं तो कम नहीं है, बहुत है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मन से पढ़ो। योगेश, विनोद, प्रियरंजन, मंजीत, रौनक, दिल्ली पुलिस के लिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ना है तो यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, चैनल पे जाइए, यूट्यूब पे हमारे चैनल पे जाइए कृष्णा, और वहां से आप पढ़ सकते हैं। बिमल, मंजीत, राज, अभी क्वेश्चन किया था, ये तो वही वैल्यू आ गई है, तो ये 6/5 टाइम्स हो रहा है, बताइए, तो इसका भी 6/5 टाइम्स कर देंगे, और ये सेम वैल्यू है आपकी, पिछली वाली ही वैल्यू है, देखो, तो 47520 तो 9 साल का जो अमाउंट होगा वो 39,600 का 6/5 टाइम्स होगा, तो 47520 ये आंसर। टाइम का अंतर बराबर नहीं हो तो बिल्कुल आप सही हैं, टाइम का अंतर बराबर नहीं होगा तो फिर वहां पर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, है ना। जैसे मान लो अगर टाइम का अंतर बराबर ना हो, एक गेम कभी कभी कर देता है कि वो एक तो ऐसा क्वेश्चन आता है 3 साल का देकर 6 साल का देकर के वो 12 साल का पूछ लेता है, तो आप यहां पर 3 का गैप है, फिर 3 का गैप करेंगे 9 आएगा, 9 में 3 का गैप करेंगे 12 आएगा, तो जो 6 साल का अमाउंट है उसका 6/5 टाइम्स 2 बार कर देंगे तो आपका 12 साल का आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन नॉर्मली एग्जाम में आ जाता है ना। लेकिन अगर फिर भी आप ये कहें कि सर अगर बिल्कुल भी ये भी पैटर्न ना बने तो ये भी पैटर्न ना बने तो आपको 3 साल का जो गैप है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो आप पैटर्न पढ़ चुके हैं वहां से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, और उस कंडीशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा। जैसे अगर गैप सेम ना दे, मान लो यहां 3 साल का गैप देकर के फिर 2 साल का पूछ लेता, तो उस कंडीशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा, जैसे हम निकालते थे दोनों के रेशियो को, जितना भी टाइम का गैप है उतनी पावर कर देते थे, उससे फिर हम रेशियो निकालते थे इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा तो फिर अगले 2 साल का भी निकल जाएगा। ठीक है, 5/6/5 होगा। ये देखिए सीरियल मेंस 2016 का क्वेश्चन है, और यहां पर आपका टाइम पूछा गया है। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए थे यहां पर हमने अभी तक 5 क्वेश्चन तो ये किए हैं, 50 के बाद ये किए थे ना, यहां से पहले 5 क्वेश्चन हमने ये किए थे, उसके बाद 1 2 3 4 4 क्वेश्चन हमने ये किए हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रिंसिपल और अमाउंट को लेकर थे। अब हमारे टाइम की बात आ रही है, तो अगर टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, लॉजिकली देखेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹30,000 एट 7% पर एनम फॉर n ईयर्स इज 4347। द वैल्यू ऑफ n इज। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, अगर हमें टाइम पूछा जाए तो पहले आप अमाउंट निकालिए। 30,000 रुपए आपको दे रखे हैं, 30,000 में 4,347 रुपए का इंटरेस्ट है, तो 34,347 आपका अमाउंट हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन में आप सीधे सीधे प्रिंसिपल और अमाउंट में रेशियो निकालेंगे। प्रिंसिपल 30,000 रुपए, अमाउंट 34,347, ये आपका दे रखा है। तो आप पहले इन दोनों में रेशियो निकालो। तो रेशियो निकालोगे तो आप समझ पाओगे कि 3 से इसको काटेंगे तो ये आपका हो गया 10,000, और 3 से इसको काटेंगे तो 1 1 4 4 9, ये आपका आ जाएगा। तो हम नोटिस कर रहे हैं कि इन दोनों में जो रेशियो आ रहा है वो 10,000 और 1 1 4 4 9 का रेशियो आ रहा है। अब थोड़ा 2 मिनट ध्यान से देखो, यहां ब्याज की दर 7% है। 7% ब्याज का मतलब होता है अगर हम 100 रुपए देते हैं तो वो रुपए 107 हो जाएंगे। अब थोड़ा सक्सेसिव मेथड के बारे में सोचिए। हमने बताया था कि अगर 1 साल की बात है तो जो प्रिंसिपल और अमाउंट में रेशियो है वो एक बार में होगा। अगर 2 साल की बात है तो यहां पर मल्टीप्लाई 2 बार हो जाएगा, बताया था आपको। और अगर 3 साल की बात है तो यहां पर इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो 3 बार हो जाएगा, बताया था नहीं बताया था। तो आपको बस इतना देखना है कि यहां 7% के हिसाब से प्रिंसिपल और अमाउंट में 100 और 7 107 का रेशियो है। तो जितने भी साल की बात होगी ये 100 और 107 की पावर उतनी ही बनेगी। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो आप इससे समझ सकते हैं ये 100 की पावर 2 है, और ये 100 की पावर 2 है तो ये 107 की पावर 2 होगी, और पावर 2 है तो यही आपका आंसर, खत्म। यही आपका आंसर हो गया। यही आपका आंसर हो गया। तो आपको ना दोनों में से कोई ना कोई एक से आपको हिंट मिल जाएगा कि कितनी पावर बन रही है। तो जितनी पावर बनेगी पहले आप यहां से जरूर देख लें कि अगर ब्याज आपका 7% है तो 100 रुपए का 107 रेशियो में कन्वर्ट कर लें, रेशियो में यही बनेगा, रेशियो में कुछ और नहीं बनेगा। तो आपका जो भी प्रिंसिपल और अमाउंट है वो 100 और 107 की पावर बनेगी। जितने साल की बात होगी उतने ही बार मल्टीप्लाई होगा, और जितने बार मल्टीप्लाई होगा उतना ही आपकी पावर बनेगी, और जितनी पावर बनेगी वही आपका टाइम हो जाएगा। ये सीरियल मेंस 2016 का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी कई बार आता है आपका एग्जाम में। अब हम आपको 1-2 क्वेश्चन ऐसे कराते हैं, आप लोग खुद ट्राई कीजिए और फिर हमें बताइए। ये देखो, अब इसे बताओ, 25,000 रुपए पर कितने वर्ष बाद 10% ब्याज की दर से 25,000 रुपए पर इतने रुपए ब्याज हो जाएगा। तो 25,000 क्या हो गया, प्रिंसिपल,
25,000 में 8,000 जोड़ेंगे तो 33,000। 275 क्या हो गया अमाउंट। अब पहले आप ना एक काम करो, क्योंकि ब्याज की दर 10% है तो 100 रुपए का 110 होगा, तो यहां पर रेशियो 10 और 11 बनेगा, तो जो वैल्यू आएगी वो 10 और 11 की पावर बनेगी। 10 और 11 की क्या बनेगी पावर बनेगी। तो बस अब आप ये देखिए कि 10 और 11 की पावर क्या बन सकती है। हिंट मिल रहा है 25 से ये भी कट रहा है ये भी कट रहा है, तो 25 से अगर आप इसे काटेंगे तो ये 25 से आपका 1000 होगा। 25 से कम 25, 8 और 2 25 3 जा 75, 7 और 7 3 जा 1 जा। आगे बताने की जरूरत नहीं है कि 10 और 11 की पावर में ये 3 बन रही है, और ये पावर 3 बन रही है तो ये 3 साल। सीजीएल मेंस 2017। अब बताओ 2016 में भी आया, 2017 में भी आया। अब देखो कितना ज्यादा आसान क्वेश्चन है, इससे आसान कहां मिलेगा। 3 छोटी सी स्टेप में क्वेश्चन हो गया। बताइए, बताओ किसको दिक्कत है, बताइए किसको दिक्कत है। इससे आसान कहां मिलेगा। सीआई में आर निकालना, बस सीआई में हर चीज निकालना इजी है। रेट निकालना इजी है, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना इजी था, टाइम निकालना इजी है, हर चीज सीआई में इजी है। कंपाउंड इंटरेस्ट नाम का ही कंपाउंड है, एक्चुअल में ये सिंपल इंटरेस्ट से भी कहीं ज्यादा आसान क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन बताओ, कौन बताए, किसी को दिक्कत तो पूछो, किसी को दिक्कत तो नहीं है। और देखो 18, देखो 2016, 2017, 2018, 3 साल लगातार पूछा गया, और सेटों में भी आया होगा, लेकिन ये आपको एक एक सेट के ही क्वेश्चन दिखा रहे हैं। अब देखो यहां पर एक गेम खेल दिया है। इन हाउ मेनी मंथ्स विल रुपीज 8,000 yield us रुपीज 2648 एज कंपाउंड इंटरेस्ट एट 20% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो पहले ये तो हम जानते हैं कि 8,000 रुपए प्रिंसिपल है, और 8,000 रुपए प्रिंसिपल पर 2,000 रुपए ब्याज है, तो 10,648 हो गया अमाउंट, है ना। दूसरा हम जानते हैं ब्याज की दर 20% पर एनम है, हमें सेमी एनुअली यानी कि हाफ ईयरली काउंट करना है, तो हाफ ईयरली में ये हो जाएगा 10%। और अगर ये 10% हाफ ईयर में हो जाएगा तो इसका मतलब 100 रुपए का हमारा कितना हो जाएगा 110, यानी कि 10 और 11 का रेशियो हो गया। तो अब अगर हमारा ये हाफ ईयरली है तो रेट भी हमें हाफ ईयरली लेना है, और आंसर भी हमारा हाफ ईयर में ही आएगा। तो अब हम क्लियर दिख रहे हैं कि 8 से ये कट जाएगा सीधे सीधे। देखो क्वेश्चन भी आपको एग्जाम हिंट देता है, 8 से ये 1,000, और 8 से ये 1 3 3 1, तो 10 और 11 का ये भी रेशियो कितना 3। 3 रेशियो का मतलब है ये 3 आपका साल नहीं होगा यहां, क्योंकि हाफ ईयर था तो 3 हाफ ईयर होगा, और एक हाफ ईयर में 6 महीने होते हैं, और अगर एक हाफ ईयर में 6 महीने होते हैं तो 3 हाफ ईयर में 18 महीने होंगे। ये आपका आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था ये देखो। अब तीनों सीजीएल मेंस के क्वेश्चन है, बैक टू बैक 3 साल लगातार। विशाल, विनोद, कन्हैया, राज, शशिकांत, मंजीत, 3 साल लगातार। कितना ज्यादा आसान क्वेश्चन था, जितनी पावर उतने 3 साल, क्वार्टर वाटर जो भी हो वो कर देना। अब बताओ, अब तो सबको क्लियर होना चाहिए। ऐसे ये क्वार्टरली भी दे सकता था, अगर ये क्वार्टरली देता तो रेट हम 5% लेते, और क्वार्टर में कन्वर्ट करते तो ये पावर जो आती वो क्वार्टर आती, तो जितनी भी पावर आएगी उतने ही क्वार्टर हो जाएंगे। तो अगर हो सकता है फ्यूचर में आपको क्वार्टरली दे दे तो वहां से कोई कंफ्यूजन बात नहीं है। 3 नहीं समझे, 3 समझने वाली बात क्या है। 1,000 और 1331 10 और 11 के रेशियो में कन्वर्ट करना है जो यहां पर आएगा। तो 1,000 और 1331 को 10 और 11 की कितनी पावर बनेगी, बस आपको ये देखना है। भाई आपको प्रिंसिपल अमाउंट को रेशियो में तो कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने के बाद जो रेट दे रखा है उस रेट के हिसाब से प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो 10 और 11 के रेशियो में बढ़ेगा। और 10 और 11 के रेशियो में 1 साल है तो 1 बार, 2 साल है तो 2 बार मल्टीप्लाई, 3 साल है तो 3 बार मल्टीप्लाई। तो ये जो वैल्यू है वो अब ये देखो 10 और 11 के रेशियो में कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बार। तो ये 10 की पावर 3, ये 11 की पावर 3, खत्म। तो पावर 3 मतलब 3 बार हमें ब्याज मिला है, और ब्याज हमारा हाफ ईयरली काउंट होता है, तो इसका मतलब 3 हाफ ईयर यहां पर हैं, और एक हाफ ईयर में 6 महीने होते हैं, तो 3 हाफ ईयर में 18 महीने। अब बताओ बता दो। सारा 10 और 11 के रेशियो में रहेगा। ये कैसा क्वेश्चन है आपका। सबसे पहला क्वेश्चन आपका 100 और 107 के रेशियो में था। वो डिपेंड करता है ब्याज की दर पर। ब्याज की दर 7% है तो 100 का 107 हो रहा था, तो 100 और 107 के रेशियो में था। अगर यहां पर ब्याज की दर 10% है तो 100 और 110 होगा, तो 10 और 11 का रेशियो बनेगा। वो डिपेंड करेगा ब्याज की दर पर। ब्याज की दर क्या है, आपको सबसे पहले ब्याज की दर जरूर देखनी है। अगर ये 5% ब्याज की दर होती तो 100 का 105 होता, तो रेशियो 20 और 21 का बनता। तो 20 और 21 में 4% होती तो 100 और 104 बनता, 25 और 26 की पावर बनती। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपका रेशियो बनेगा। तो ये आपका टाइम वाला क्वेश्चन खत्म होता है। लेकिन इसके 2 बहुत फेमस क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत देखे होंगे। देखते हैं कौन कौन बच्चे ने ये क्वेश्चन देखे। बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपने देखा होगा ये देखो, ये सबने देखा होगा ये क्वेश्चन।
In what ratio a man invests rupees 98,500 in account of his two sons who are presently 12 years and 10 years old, so that they can get equal amount at the time of attaining the age of 21 years, if the scheme offers 4% per annum compound interest? एक व्यक्ति 98,500 रुपए को एक स्कीम में अपने दो पुत्रों, जिनकी वर्तमान आयु 12 वर्ष और 10 वर्ष है, इस प्रकार निवेश करना चाहता है कि जब वह 21 वर्ष के हो तो समान राशि प्राप्त हो, चक्रवृद्धि ब्याज की दर 4% हो, तो दोनों के खाते में किस अनुपात में राशि जमा करनी चाहिए? बहुत देखा होगा आपने क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई पैसा है और हमें उसे दो बच्चों के अकाउंट में जमा करना है, ठीक है। हमें पता है जो पैसा है वो 4% का ब्याज देता है। तो अगर पैसा 4% का ब्याज देता है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी के अकाउंट में पैसा जमा करेंगे तो हर एक साल के बाद वो 104% हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 104% का मतलब वो पैसा 26/25 गुना हो जाएगा। बताइए, अगर हम किसी के अकाउंट में पैसा जमा करें तो एक साल के बाद उस पर 4% का ब्याज मिलकर के वो 104 गुना हो जाएगा। 104% हो जाएगा। 104% मतलब 26/25 गुना हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे अगर ये क्वेश्चन आपका कभी भी आता है तो इसका शॉर्ट तरीका तो ये होता है कि जो भी बच्चों की एज का अंतर है 12 साल और 10 साल, दोनों में अंतर कितना है? 2 साल का। तो बस जो भी आपका आ रहा है उसमें जो अंतर हो साल का, बस उतनी ही पावर कर दो। 2 साल का अंतर है तो पावर 2 कर दो और यही आपका आंसर हो जाएगा। वैसे तो ये आपका शॉर्ट तरीका है 676 और 625, लेकिन हम इसका लॉजिक भी समझते हैं। आपको बस इतना देखना है कि ब्याज की दर 4% है। 4% का मतलब 104% होगा। 104% मतलब 26/25 गुना होगा हर एक साल बाद। तो दोनों को जो पैसा जमा करना है उसका अनुपात आपसे पूछा है, तो आपको बस देखना दोनों बच्चों की एज का अंतर कितना है। दोनों बच्चों की एज का अंतर 2 साल का है। तो 2 साल का है तो सीधे उसकी पावर कर देंगे। शॉर्ट तरीका है। अब हम चलते हैं इसका डिटेल्ड प्रोसेस क्या है। डिटेल्ड प्रोसेस समझिए। दो बच्चे हैं, पहला बच्चा, दूसरा बच्चा। पहला बच्चा 12 साल का है और जो 12 साल का है उसे 21 साल का होने में अभी 9 साल बाकी हैं। यानी कि जो बच्चा 12 साल का है उसके अकाउंट में जो हम पैसा जमा करेंगे उस पर उसे 9 साल का ब्याज मिलेगा। तो ये पहले वाला जो बच्चा है इसे 9 साल का क्या मिलेगा? 9 साल कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। जबकि दूसरा वाला बच्चा 10 साल का है और 10 साल वाले बच्चे को 21 साल होने में 11 साल बाकी हैं। तो दूसरे बच्चे को 11 साल का क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। क्या मिलेगा? ब्याज। तो हम यहां से ये समझ चुके हैं कि पहले बच्चे को 9 साल ब्याज मिलेगा। पहले बच्चे के अकाउंट में जो भी पैसा जमा करेंगे उस पर 9 साल हमें ब्याज मिलेगा और दूसरे बच्चे के अकाउंट में जो पैसा जमा करेंगे उस पर हमें 11 साल ब्याज मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। और हम ये जानते हैं कि 9 साल ब्याज के बाद और 11 साल ब्याज के बाद दोनों का जो अमाउंट है वो दोनों का अमाउंट क्या हो जाना चाहिए? इक्वल हो जाना चाहिए। ठीक है, बस खत्म हो चुका है। तो पहले को एक साल में जो ब्याज मिलने के बाद पैसा 26/25 गुना होता है, हर एक साल के बाद 26/25 गुना होगा। तो 9 साल के बाद 26/25 गुना 9 बार हो जाएगा। ऐसे ही इसका 26/25 गुना हर एक साल बाद होगा तो 11 साल में ये 11 हो जाएगा। तो बस अब आप यहां से फर्स्ट और सेकंड का रेशियो निकाल सकते हैं। सेकंड नीचे आ जाएगा, ये डिवीजन में जाएगा और डिवीजन में पावर घट जाती है। तो 11 से 9 घटेगा तो ये हो जाएगा 26/25 की पावर 2 और आंसर होगा 676 625। ये आपका हो गया डिटेल्ड प्रोसेस। अब बताइए, 21 साल का रोल है ना। 12 साल वाले बच्चे को 21 साल होने में 9 साल लगेंगे और 10 साल वाले बच्चे को 21 साल होने में 11 साल लगेंगे। तो ये रोल है, लेकिन शॉर्ट तरीके से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। शॉर्ट तरीके में आप देख रहे हैं 10 साल और 12 साल का जो अंतर है वो 2 साल है, तो सीधे पावर 2 कर दो। अब जल्दी से देखिए इस क्वेश्चन को और हमें बताइए। जल्दी से कंफर्म कीजिए। बताएंगे मुकुंद? अभी वेट करो कुछ दिन। पहला शॉर्ट तरीका, लेकिन मेथड तो देखो लॉजिकल तो यही पैटर्न है। पहले बच्चे के अकाउंट में जो भी पैसा जमा करेंगे हर साल पैसा 26/25 गुना होता रहेगा। तो 9 साल में वो 26/25 की बात 9 हो जाएगी। दूसरे साल वाले दूसरे के अकाउंट में जो जमा करेंगे उस पर 11 साल ब्याज मिलेगा। हर साल में 26/25 गुना तो 11 साल में पावर 11 हो जाएगी। दोनों का अंतर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। सीआई तो डिफरेंट होना चाहिए क्योंकि प्रिंसिपल डिफरेंट है। दिमाग आपने सही लगाया लेकिन सही दिशा में नहीं लगाया। अरे मेरे भाई, प्रिंसिपल डिफरेंट है, सीआई भी डिफरेंट है। किसने कहा सीआई बराबर है? हमने कहा 9 साल के सीआई के बाद जो अमाउंट होगा, 11 साल के सीआई के बाद जो अमाउंट होगा वो बराबर है। हमने नहीं कहा सीआई आपका बराबर है। हमने कहीं नहीं कहा सीआई बराबर है। हमने कहा अमाउंट बराबर है। बताएंगे मनीष? दोनों को अलग अलग टाइम पे प्रिपेयर करना हो तो क्या करना होगा? अरे कॉमन सेंस, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। अगर मान लो ये 21 साल पर ये 22 साल का होता तो कौन सी दिक्कत थी? 21 साल का होता तो इसे 9 साल मिलता, इसको 22 साल मिलता तो इसको 12 साल मिलता। तो जितने साल मिलता उतनी पावर कर देते, कोई रट थोड़ी रहे। अमाउंट बराबर क्यों होगा सर? यहां पढ़ने से पता चलेगा क्यों बराबर होगा। समान राशि प्राप्त हो, दे कैन गेट इक्वल अमाउंट। क्वेश्चन पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि अमाउंट बराबर क्यों होगा। अभी समझ में आ गया अमाउंट बराबर क्यों होगा? अच्छी बात है मुकुंद।
अभी ठीक है, अमाउंट बराबर क्यों होगा? अब इसी को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करके एक क्वेश्चन दिखाते हैं। ये देखो क्या है ये, क्यों है ये। A sum of money invested compound interest increases in value 50% in just 4 years. कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्ष में 50% बढ़ जाती है। तो पहले तो ये समझो 50% बढ़ने का मतलब होता है 150% होना। 150% होना मतलब 3/2 गुना होना। तो कोई भी प्रिंसिपल दोगे तो 4 साल के बाद वो 3/2 गुना हो जाएगा। एक व्यक्ति 3 राशियां PQR को 8, 12 और 16 वर्ष के लिए उपरोक्त स्कीम में जमा करता है। तो एक आदमी के पास पैसा है PQR, तो वो इस स्कीम में मतलब ये स्कीम क्या कहती है, ये स्कीम कहती है कि 4 साल में पैसा 3/2 गुना हो जाएगा। तो जो भी आप प्रिंसिपल जमा करेंगे उसमें 4 साल बाद का अमाउंट जो होगा वो उसका 3/2 गुना होगा। फिर अगले 4 साल में जो अमाउंट होगा वो उसका 3/2 गुना होगा। फिर अगले 4 साल में जो अमाउंट होगा वो उसका 3/2 गुना होगा। फिर अगले 4 साल में जो अमाउंट होगा वो उसका 3/2 गुना होगा। यानी कि हर 4 साल में पैसा 3/2 गुना होगा। तो स्कीम पी में जो पैसा जमा किया है वो 8 साल के लिए जमा किया है। तो स्कीम पी में हमें 8 साल तक ब्याज मिलेगा। तो स्कीम पी में जो भी पैसा है उस पर 3/2 पैसा 2 बार मिलेगा। यानी कि 50% पैसा जो है 8 सालों के अंदर 2 बार बढ़ेगा। ऐसे ही स्कीम क्यू जो है वो 12 साल के लिए है। तो 12 साल में हम देखेंगे जो भी हम पैसा जमा करेंगे उसका 3/2 3 बार होगा। तो इसका 3/2 यानी 50% जो पैसा बढ़ेगा वो 3 बार बढ़ेगा। जबकि स्कीम आर में जो पैसा है वो 16 वर्षों के लिए है और 16 वर्षों में पैसा 3/2 3/2 3/2 4 बार होगा, है ना। कितने बार होगा? 4 बार होगा। अब उसने कहा है कि जिससे कि स्कीम की समाप्ति पर समान राशि प्राप्त हो। तो ये तीनों राशियां क्या होनी चाहिए? बराबर। और इसके बाद आपको PQR में क्या पूछा है? रेशियो पूछा है। तो जो कॉमन है 3/2 वो काट दो, जो कॉमन है 3/2 वो काट दो। तो काटने के बाद आप नोटिस करेंगे यहां बचेगा केवल और केवल P, यहां बचेगा 3/2 Q, यहां बचेगा 9/4 R। रेशियो कैसे निकालना है हम जानते हैं। ऊपर जो नंबर है 1, 3, 9 उसके LCM से डिवाइड कर देंगे। तो तीनों को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा P/9, 3/2 इंटू 9 Q, 9/4 इंटू 9। या एक लाइन मत लिखो ना, सीधे से लिख दो नीचे। तो यहां पर भी 9 आ जाएगा, यहां पर भी 9 आ जाएगा और यहां पर भी 9 आ जाएगा। तो ये तो 9 ही बचेगा। 3 से ये 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। 9 से 9 कट जाएगा, यहां 4 बचेगा। तो 9, 6, 4 यही आपका आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा नोट कर लो। वेरी गुड एग्जाम आशुतोष, बहुत बढ़िया। लकी आपने गलत कर दिया। अब बताइए, अब बताओ महारथियों। अच्छा क्वेश्चन था ये। कोई बात नहीं, गलत हो गया तो कोई बात नहीं, ध्यान रखो। तो इसमें तुम्हें नहीं है एक पैसा 8 साल के लिए जमा किया है, एक 12 साल के लिए। मैं तो कॉम्प्लिकेटेड समझ रहा था, आसान है। तो रिपीट कर देते हैं। एक 4 से 8, एक 12, एक 16 साल। हमें ये बताया कि पैसा 4 साल में 50% बढ़ता है। 4 साल में पैसा जो भी पैसा होगा वो 3/2 गुना होगा। तो पहले 8 साल वाले के लिए सोचिए। तो जो पैसा आप 8 साल जमा करेंगे पहले 4 साल में उसका 3/2 गुना होगा, अगले 4 साल में फिर उसका भी 3/2 गुना होगा। तो जो पैसा हमने 8 साल के लिए जमा किया है P, वो पहले 4 साल में 3/2 गुना होगा, अगले 4 साल में फिर उसका भी 3/2 गुना होगा। तो ये इतना हो जाएगा। क्योंकि दूसरा पैसा Q जो जमा किया है 12 साल के लिए, तो 12 साल में 3/2 3/2 3/2 कितने बार हो जाएगा? 3 बार। पहले 4 साल, फिर अगले 4 साल, फिर अगले 4 साल। तो 3/2 3/2 3/2 3 बार आपका हो जाएगा। ऐसे ही 16 साल में 4 साल जो है वो कितने बार हो जाएगा? 3/2 3/2 3/2 3/2, यानी कि 4 बार हो जाएगा। तीनों को बराबर किया, जो घट गया काट दिया, उसके बाद रेशियो निकाल दिया, खत्म। तो ये पैटर्न भी आपका प्रिंसिपल, अमाउंट और टाइम वाला पैटर्न भी आपका खत्म। अब हम आपको एक क्वेश्चन है, वो एक ही क्वेश्चन हमने 3 तरीके से दिया है, वो हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 60, 61, 62, ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं। ठीक है, आपको करने हैं क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 62। ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं और मंडे को हम आपको कराएंगे। मंडे को हम आपको CISI के कॉम्पिटिशन वाले क्वेश्चन भी कराएंगे, जो इस पूरे टॉपिक के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। पूरे टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट पूरे इंटरेस्ट में वो क्वेश्चन है जिसमें CI और SI का कॉम्बिनेशन होता है। तो अब हम आपको CISI के कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन कराएंगे मंडे को। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में 3 दिन में आपका ये टॉपिक पूरी तरीके से हो जाएगा समाप्त। चलो, तो फिलहाल आज के लिए महारथियों इतना ही रखते हैं। लेकिन इसे रिवीजन करते रहिएगा, रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे। वीकेंड आपका कल है, सैटरडे संडे है, तो आप उसमें उसे वेस्ट ना करें। वीकेंड में जो सैटरडे को ऑफ होता है वो रिवीजन के लिए ऑफ होता है, तो आप उसमें पूरे वीक में जो पढ़े हैं उसे रिवाइज करते रहें। चलो, फिलहाल
आज के लिए इतना ही। आज की आपकी सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। महारतियों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।